हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म करें क्विकली, आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके। आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। यस, आई वेट फॉर योर कंफर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। ये हमारा क्लास JIB PPB में बेस बिल्डिंग क्लास है, यानी यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उन कॉन्सेप्ट्स के साथ जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे सो दैट आप अपने आप को टेस्ट कर सकें। तो दिस मीन बेस बिल्डिंग क्लास होने के कारण इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका बेस बनता है तो फिर एग्ज़ाम को पास करना इट बिकम्स वेरी ईजी। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेस बिल्डिंग क्लास को। सो चैप्टर 1 में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट टू बी कॉल्ड ए बैंक। अगर हमने किसी इंस्टीट्यूशन को बैंक कहना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 5 सबसेक्शन बी ये बैंकिंग को डिफाइन करता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 5B, इसको ध्यान से नोट कर लेना है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ये बैंकिंग को कैसे डिफाइन करता है। बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, repayable on demand, otherwise and withdrawable by check, demand draft order और otherwise। सो इस स्मॉल डेफिनेशन में कई सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंकिंग क्या है? बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। ये डिपॉजिट किससे एक्सेप्ट करने हैं? मनी फॉर्म में एक्सेप्ट करने हैं और वो भी पब्लिक से, नॉट फ्रॉम पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, पब्लिक एट लार्ज। These deposits they are repayable on demand or otherwise means on due date, and these deposits can be withdrawn by way of a check, draft order और otherwise। और ये डिपॉजिट हम किस पर्पस के लिए एक्सेप्ट करते हैं? We accept these deposits for the purpose of lending or investment। तो ब्रॉडर फंडा क्या आ गया हमारा? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस किस चीज का? डिपॉजिट्स का। किस फॉर्म में? मनी फॉर्म में। किससे? पब्लिक्स से। और ये डिपॉजिट्स ये रीपेबल ऑन डिमांड है और अदरवाइज हैं। और इनको विड्रॉ करने का मेथड क्या है? इनको विड्रॉ करने का मेथड है बाय वे ऑफ चेक, ड्राफ्ट ऑर्डर और अदरवाइज। और इन डिपॉजिट्स को यूज़ कहाँ करना है, किस पर्पस के लिए यूज़ करना है? तो इनको यूज़ करना है फॉर लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। तो ये था डेफिनेशन। अब इसी के एलिमेंट्स को जैसे एक्सप्लेन किया है हमारी बुक के अंदर, उसको भी देख लेते हैं। एसेंशियल्स टू सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट ऑफ दिस डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं? पहला रिक्वायरमेंट है डिपॉजिट ओनली फॉर लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। जो डिपॉजिट हम एक्सेप्ट करेंगे वो किस पर्पस के लिए? हम लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। स्पेकुलेशन के लिए यूज़ नहीं करेंगे, अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए कोई यूज़ नहीं करेंगे। या तो उन फंड्स को हम लेंड करेंगे या हम उनको इन्वेस्ट करेंगे। नो कंपनीज, निधीज, मल्टीपल बेनिफिट सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हु एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर्पस। तो कंपनी अगर कोई डिपॉजिट लेती है और निधि जैसे चिट फंड होता है, निधि होती हैं, या मल्टी बेनिफिट सोसाइटीज़ हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं,
वो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो डिपॉजिट जब ट्रेडिंग पर्पस के लिए करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए करेंगे तो हम उनको बैंक नहीं मान सकते, बिकॉज बैंकिंग का बेसिक कंडीशन क्या है, एक्सेप्ट करेंगे डिपॉजिट्स को लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। नो, ये डिपॉजिट किससे एक्सेप्ट करेंगे? इन कंपनीज के शेयर होल्डर से नहीं, इन निधीज के, इन मल्टीपल बेनिफिट सोसाइटी के मेंबर्स से नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केवल मेंबर से नहीं, तो ये डिपॉजिट होंगे एक्सेप्ट फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक मीन एनीवन, तो ये कोई भी पर्सन डिपॉजिट दे सकता है। देन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट इन द फॉर्म मनी ओनली, ये जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे वो केवल मनी फॉर्म में एक्सेप्ट किए जाएंगे, और किस पर्पस के लिए किए जाएंगे? लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए। नो, बैंकिंग कंपनी हम किसको कहेंगे? तो ये डिफाइंड है सेक्शन 5C के अंदर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 5C। बैंकिंग कंपनी हम किसको कहेंगे? सो इट इज ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, बट इट ट्रांजैक्ट्स बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। तो बैंकिंग कंपनी हम किसे कहेंगे? वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। सो इसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 1956 में भी हो सकता है, 2013 में भी हो सकता है। और ये कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्ट करती है? ये ट्रांजैक्ट करती है बैंकिंग का बिजनेस। और बैंकिंग का बिजनेस क्या है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं। सो बैंकिंग बिजनेस मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट द डिपॉजिट्स। तो ये बैंकिंग का काम करती है। सो बैंकिंग कंपनी क्या है, बैंकिंग क्या है, तो ऑल दिस इज नाउ अंडरस्टूड टू अस। तो आई होप यहाँ तक हर चीज़ अच्छे से क्लियर है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, वहाँ से हम आपको सूटेबली आंसर कर देंगे। तो चलिए अब इसमें हम आगे चलते हैं, लेट अस मूव फर्दर। तो आई होप जो हमारा पेस है यानी स्पीड है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए और आपको लिख लेने के लिए इट इज़ प्रॉपर। तो नोट्स ज़रूर बनाते जाना आप, क्योंकि जब आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि उस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नाउ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 7 सब सेक्शन 1, तो ये सेक्शन प्रोहिबिट करता है, रोक लगाता है किसके ऊपर? बैंकर वर्ड यूज करने के ऊपर, बैंकिंग वर्ड यूज करने के ऊपर, बैंकिंग कंपनी वर्ड यूज करने के ऊपर। कोई भी कंपनी अगर बैंकिंग का बिजनेस नहीं करती, कोई भी कंपनी अगर बैंकिंग का बिजनेस नहीं करती, यानी अगर वो कंपनी बैंकिंग कंपनी नहीं है, तो वो अपने नाम के साथ ना तो बैंकर यूज कर सकती है, ना वो बैंकिंग वर्ड यूज कर सकती है, ना वो बैंकिंग कंपनी वर्ड यूज कर सकती है। तो देयर इज ए रिस्ट्रिक्शन, ताकि पब्लिक को किसी भी प्रकार से कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये कंपनी बैंकिंग कंपनी है या कि एक नॉर्मल कंपनी है। सेक्शन 7(2) prohibits use of such words by individual or group of individual or a firm. So not only के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट किसी कंपनी के ऊपर ये रोक लगाता है, रादर ये रोक, ये रिस्ट्रिक्शन इट इज एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल्स ऑल्सो, इट इज एप्लीकेबल ऑन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑल्सो, इट इज एप्लीकेबल ऑन फर्म ऑल्सो। तो फर्म्स हों, इंडिविजुअल हों, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हों, कंपनीज हों, ये कोई भी अपने नाम के साथ इन वर्ड्स को यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो बैंकिंग का काम करती है कंपनी, तो वो अपने नाम के साथ ये लगा सकती है। फॉर एग्जाम्पल जब हम कहते हैं एक्सिस बैंक या HDFC बैंक, तो ये बैंकिंग कंपनीज हैं। तो ये बैंकिंग कंपनीज का काम बैंकिंग का काम करती हैं, हेंस दे आर एबल टू यूज द वर्ड बैंक विद देयर नेम। नाउ सम टाइम क्वेश्चन में बी आस्क्ड, ये जो मनी लेंडर्स होते हैं आर दे बैंकर्स?
आर मनी लेंडर्स बैंकर्स? अगर हैं तो कैसे, अगर नहीं है तो क्यों नहीं? द डेफिनेशन डज नॉट इंक्लूड मनी लेंडर्स और महाजन्स और साहूकार्स और शेटीज, बिकॉज वो जो बिजनेस रन करते हैं वो एज इंडिविजुअल रन करते हैं या वो एज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रन करते हैं, इसीलिए इनमें से किसी को भी हम वी कैन नॉट इंक्लूड इन द टर्म बैंकिंग। तो रीजन पीछे क्या है, तो दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। केवल फैक्ट क्या है वो ना जरूरी नहीं है अकेला, उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों नहीं है वो बैंकर्स। नो देर इज ए केस चेटियार वर्सेस रामानाथन चेटियार, मद्रास हाई कोर्ट का ये बहुत पुराना केस है। तो इसमें कोर्ट ने क्या कहा, ए मनी लेंडर लैंड्स हिज ओन मनी, जो मनी लेंडर्स हैं वो अपने ही मनी को लैंड करते हैं, वो पब्लिक से मनी नहीं लेते हैं। और वो बैंकर क्या होता है, बैंकर लैंड करता है मनी को, लेकिन वो अपने कस्टमर्स का, अपने डिपॉजिटर का पैसा लैंड करता है। और ये जो मनी लेंडर्स हैं ये अपने ही मनी को लैंड करते हैं, इसीलिए दे कैन नॉट बी कॉल्ड बैंकर्स, उनको बैंकर हम नहीं कह सकते। सो देयर वाज अनदर केस, महालक्ष्मी बैंक लिमिटेड वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक इज इंपॉर्टेंट कंडीशन। A company gave a loan to public but did not accept deposits from the public. So कंपनी थी, कंपनी लोन देती थी पब्लिक को, लेकिन वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी पब्लिक से। तो अगर वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड ए बैंकिंग कंपनी अंडर सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो इंपॉर्टेंट जितने भी हमने एलिमेंट नोट किए थे उनसे रिलेटेड ये लीगल केसेस हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि बैंकिंग के काम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। तो आई एम श्योर ये सारा कुछ हमने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब सेक्शन 6 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। बैंक्स कैन कैरी आउट सर्टेन ट्रांजैक्शंस, बैंक किस किस प्रकार की ट्रांजैक्शंस कैरी कर सकते हैं, तो इसका डिटेल हमें इस सेक्शन में मिल जाएगा। सो बैंक्स कैन कैरी आउट सर्टेन अदर ट्रांजैक्शन सच एज, अदर ट्रांजैक्शन मीन्स डिपॉजिट वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेंडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कर सकते हैं, इसके अलावा और कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट वी विल ट्राई टू नो नाउ। सो दे कैन डिस्काउंट द बिल्स, उनके जो बोरोर कस्टमर्स हैं, जो सेल बिल्स होते हैं उनको लेकर के वो बैंकों के पास आएंगे, उनको वो डिस्काउंट कर सकते हैं, यानी उनके अगेंस्ट वो पैसा दे सकते हैं। कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड बिल्स, तो जो कस्टमर चेकों को डिस्काउंट नहीं करवाना चाहते, केवल कलेक्ट करवाना चाहते हैं बिल्स को, या वो चेकों को कलेक्ट करवाना चाहते हैं, तो बैंक कलेक्शन का काम भी करेंगे। रेमिटेंसेस, सो रेमिटेंसेस के डिफरेंट मोड्स हैं, कुछ ट्रेडिशनल मोड्स हैं, कुछ नए मोड्स हैं, तो उनके द्वारा फंड्स को रिमिट किया जा सकता है। सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स, सो बैंकों के पास कस्टमर्स अपने जो वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स हैं, वैल्यूएबल आर्टिकल्स हैं, तो वो बैंकों के पास डिपॉजिट करवा सकते हैं। हायरिंग ऑफ सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, कस्टमर्स को वो लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। सेफ कस्टडी में जो वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं वो बैंक एक्सेप्ट करते हैं, अपने पास संभाल के रखते हैं। लॉकर के अंदर वो कस्टमर को केवल लॉकर दे देते हैं, उसको संभालने की जिम्मेदारी वो कस्टमर की रहती है। कंडक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, सो बैंक्स फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस कंडक्ट कर सकते हैं। देयर आर लॉट मैनी ट्रांजैक्शंस। दे कैन कंडक्ट गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो पेमेंट्स और साथ में रिसीट्स दोनों को बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हैं। इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट एंड गारंटीज, तो इसके अलावा वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर सकते हैं, गारंटीज इशू कर सकते हैं। इनफैक्ट देयर आर सो मेनी अदर एक्टिविटीज ऑल्सो। अब उन एक्टिविटीज में
कुछ एक्टिविटीज मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। सो ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि मर्चेंट एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं जो बैंक्स कर सकते हैं। मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज में वी हैव वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, तो उनके वेल्थ को मैनेज करने की सर्विसेज बैंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट अप्रेजल, अगर किसी कंपनी ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है तो वो उसकी अप्रेजल करके दे सकते हैं। देन सेल ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, तो ये तो काम आजकल बैंक्स काफ़ी करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स को सेल करना, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को सेल करना, जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को सेल करना, तो ये सारे के सारे थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट्स हैं। देन एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी सर्विसेज, सो कुछ ट्रस्टी सर्विसेज हो सकती हैं, उनके एग्जीक्यूटर के तौर के ऊपर वो काम कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस, तो ये तो यहाँ पे इसके साथ मैच कर गई है, कंडक्टिंग गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन या एक्सेप्टिंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस। देन फ्रैंकिंग ऑफ स्टैंप ड्यूटी ऑन डॉक्यूमेंट्स, सो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्टैंप ड्यूटी को एम्बॉस कर देना, तो ये एक्टिविटी भी मर्चेंट बैंकिंग में इंक्लूड हो सकती है। सिक्योरिटीज ट्रेडिंग, तो वो सिक्योरिटीज़ का ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स के लिए भी कर सकते हैं। देन दे कैन कंडक्ट फैक्टरिंग बिजनेस, सो फैक्टरिंग बिजनेस में वो जो रिसीवेबल्स होते हैं तो उनको वो डिस्काउंट कर लेते हैं। इन एनी केस फैक्टरिंग को सब्सिक्वेंटली हम डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। देन देयर कुड बी वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, सो वेंचर कैपिटल होता है रिस्क वाली एक्टिविटीज़ को फाइनेंस प्रोवाइड करना ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस, तो वो वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग भी कर सकते हैं। सो जैसा हमने देखा देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ जो हमारे मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होती हैं। तो लास्ट इसमें हमने लिखा है डीमैट सर्विसेज। तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा अगर बैंक कोई और एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उसके लिए सेक्शन 6 के अंदर ही जो सेक्शन ओ है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें और एक्टिविटीज़ को भी बैंकिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड कर सकती है। सो वो क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो सेक्शन 6 में नहीं लिखा है तो उसको कौन परमिट करेगा, तो उसको बैंकिंग एक्टिविटी में इंक्लूड करने का जो अथॉरिटी है, पावर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है सेक्शन 6 सबसेक्शन ओ के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक जो कुछ भी हमने डिस्कस किया इसके बारे में थोड़ा फीडबैक दे दीजिए। इस वीडियो का कमेंट बॉक्स है तो उस कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए अभी तक आपने वेदर एवरीथिंग यू अंडरस्टूड प्रॉपरली। और फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाइए। वीडियो को किसी भी समय आप पॉज कर सकते हैं। ये नोट्स आपके पेपर के समय रिवीजन में बहुत अच्छा काम आने वाले हैं। तो अगर अभी से आपने इन नोट्स को बना लिया तो कहीं से रिवीजन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपने नोट्स बनाए हुए हैं, रिवीजन के समय आप क्विकली इसको रिकॉल कर लेंगे, याद रह जाएंगे और पेपर में याद आ जाएंगे। तो कमेंट कर दीजिए क्विकली। नो अब हम इनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, अब क्योंकि आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया एवरीथिंग और आप नोट भी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन के आंसर आप देने की कोशिश करें, इससे आपको और एडेड बेनिफिट मिलेगा। व्हाट इज प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर एन एंटिटी टू बी कंसिडर्ड एज ए बैंक अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन बी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट? प्राइमरी क्राइटेरिया क्या है किसी भी एंटिटी को अगर हम कहते हैं कि वो बैंक है, और ये क्राइटेरिया सेक्शन 5 सबसेक्शन बी में लिखा हुआ है। accepting deposit in the form of money and for the purpose of lending and investment, deposit from the public, deposit for lending and investment, companies, nidhis, multiple benefit societies, cooperative societies accepting deposits, trading और manufacturing।
तो इनमें से कौन सा क्राइटेरिया आपको प्राइमरी क्राइटेरिया लगता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो हमने ठीक से किया है, हमें पता है कि ये प्राइमरी क्राइटेरिया है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना मनी फॉर्म के अंदर पब्लिक से लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा ए। तो प्राइमरी क्राइटेरिया है डिपॉजिट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो बेटर आंसर इंस्टेड ऑफ सी, बेटर आंसर बनता है हमारा ए। तो हम इंस्टेड ऑफ सी हम बेटर आंसर देंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ए के अंदर ये पर्पस भी आ गया और ये क्राइटेरिया भी साथ में आ गए। सो हमारा आंसर इट शुड बी ए रादर देन सी। Second question, under section 5 subsection B of Banking Regulation Act, which type of entities are not considered as banks? किन entities को हम banks consider नहीं करेंगे? तो ये हमारे पास options हैं। तो इनमें कौन सी option लगता है कि ये correct options हैं? तो हमने बहुत अच्छे से किया है टेक्स्ट को, इसलिए इसमें कोई डिफिकल्टी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। सो व्हाट विल बी आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2? ध्यान रखिए इस समय हम बेस बिल्डिंग की क्लास को कर रहे हैं, सो वी कैन स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। अगर आपने अर्ली शुरू कर लिया, आपके पास काफ़ी टाइम होता है हर चीज़ को अच्छे से करने का। सो सर्टनली इट इज़ ऑप्शन आंसर डी। सो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। किनको हम बैंकर्स कंसिडर नहीं करेंगे? निधीज को, कंपनीज को, मल्टी बेनिफिट सोसाइटीज़ को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, जो डिपॉजिट तो लेते हैं लेकिन किस पर्पस के लिए? ट्रेडिंग का काम करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग का काम करने के लिए। क्वेश्चन 3, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी अंडर सेक्शन 5C बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट? सो बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन क्या है? तो ये हमारे पास ऑप्शन आंसर्स हैं। सो देखिए कौन सी ऑप्शन आपको लगता है कि वो ऑप्शन सही बनती है। सभी ऑप्शन को रीड करेंगे। Accepting deposit in the form of money and for the purpose of lending and investment. Deposit from public. Company registered under Companies Act which transacts business of banking. Deposit only for lending and investment. हमने आंसर देना है बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन को इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सेटिस्फाई करती है? सो इट इज दिस स्टेटमेंट। बैंकिंग कंपनी, हम उस कंपनी को कहेंगे जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है और जो बैंकिंग का बिजनेस करती है। तो ऑप्शन हमारा बन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 सबसेक्शन बी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, व्हाट इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एन एंटिटी टू बी कंसिडर्ड ए बैंक? देखिए वही सेक्शन 5B में से अलग अलग क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। अगर आपने सेक्शन 5B को अच्छे से कर लिया तो फिर जैसे भी वो मर्जी क्वेश्चन पूछेगा बड़ी आसानी से हम उनको हैंडल कर सकेंगे। तो एसेंशियल क्या है? डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, कंपनीज लाइक निधि दिस एंड दिस, accepting deposit in the form money and for the purpose of lending and investment, deposit only for the purpose of lending and investment. एसेंशियल रिक्वायरमेंट हमने बतानी है। सो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है सी, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना मनी की फॉर्म में और वो भी लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद मर्चेंट बैंकिंग? इनमें से कौन सी एक्टिविटी आपको लगती है कि वो मर्चेंट बैंकिंग का पार्ट नहीं है? प्रोजेक्ट अप्रेजल, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, रिटेल बैंकिंग सर्विसेज। तो बहुत सारी एक्टिविटीज हमने देखी थी जो मर्चेंट बैंकिंग का पार्ट है। तो इनमें से कौन सी एक्टिविटी आपको लगता है कि वो मर्चेंट बैंकिंग का पार्ट है? सो दैट इज पार्ट ऑफ मर्चेंट बैंकिंग। प्रोजेक्ट अप्रेजल है, इट इज। सिक्योरिटीज ट्रेडिंग इट इज, वेंचर कैपिटल इट इज। लेकिन रिटेल बैंकिंग तो अपने आप में एक सेपरेट सेगमेंट है, तो रिटेल बैंकिंग इज नॉट पार्ट ऑफ मर्चेंट बैंकिंग।
Which merchant banking activity involves evaluation of investment opportunities and financial viability of the projects? मर्चेंट बैंकिंग में वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का या फाइनेंशियल वायबिलिटी प्रोजेक्ट्स का इवेल्युएशन करते हैं? थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स का सेल, फ्रैंकिंग स्टैंप ड्यूटी ऑन डॉक्यूमेंट्स का, प्रोजेक्ट अप्रेजल का, या डीमैट सर्विसेज। तो हमने बताना है मर्चेंट एक्टिविटी कौन सी वो है, मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी। सो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज दैट मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी? फ्रेंड, दैट इज प्रोजेक्ट अप्रेजल। सो प्रोजेक्ट अप्रेजल में क्या होता है? वो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना हो, किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में, या किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो उसमें जो इवेल्युएशन होती है कि इन्वेस्टमेंट करें या इन्वेस्टमेंट ना करें, उस इवेल्युएशन के प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल। तो लिख लेंगे प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है। सो इट इज प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और फाइनेंशियल वायबिलिटी इन ए प्रोजेक्ट। तो वो बन जाता है प्रोजेक्ट अप्रेजल। तो इसके बाद अब हम अगले पार्ट को कवर करते हैं, लेकिन अगले पार्ट को कवर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। फ्रेंड्स, हम सभी ये चाहते हैं कि हम एक ही अटेम्प्ट के अंदर जिस पेपर में अपीयर हो हम उसको पास कर सकें, और हम में से बहुत सारे स्टूडेंट कर पाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी कर पाते। इसके पीछे कहीं ये रीज़न तो नहीं है आप अपना जो प्रेपरेशन है कहाँ से कर रहे हैं, व्हाट इज सोर्स ऑफ योर प्रेपरेशन? क्या आप IIBF की बुक्स को यूज़ कर रहे हैं? क्या आपको लगता है दैट दे आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड? उनमें जो कुछ लिखा है, जैसे लिखा है, उसको अंडरस्टैंड करने में हमें बहुत डिफ़िकल्टी आती है, या जो कुछ हम उनमें करते हैं वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और हमारे पास उतना टाइम अवेलेबल नहीं होता, या उनमें प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन मिलते तो हैं लेकिन बहुत कम क्वेश्चंस मिलते हैं, हमें लगता है उससे हमारी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती, या उनमें कोई केस स्टडीज एटसेट्रा के क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं होते। तो ये सभी कुछ अगर आप डिफ़िकल्टीज आपको लगती हैं तो दिस मीन्स हम इसका ऑल्टरनेटिव क्या ढूंढ सकते हैं? फ्रेंड, इसका ऑल्टरनेटिव है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। तो बहुत लो प्राइस के ऊपर हमारे वीडियो लेसन्स होते हैं और वो भी क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ किए बगैर। तो चाहे ये JIB के हों, चाहे CIB के हों, या प्रमोशन एग्ज़ाम के हों, इन वीडियो लेसन्स में हम कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजी करके अंडरस्टैंड करवाते हैं, जिससे जो डिफ़िकल्ट आपको लगता है वो आसान हो जाता है, और बहुत थोड़े शब्दों में हम समझा देते हैं। इसीलिए जो आपका टाइम कंस्टेंट है तो आपका टाइम का इशू भी सॉल्व हो जाता है। तो अगर ये दोनों इशू हमारे यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं वीडियो लेसन से, तो देन इट इज़ वर्थ ट्राइंग। इसके अलावा जो हमारा क्वेश्चन बैंक है वो आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएगा, साथ में उसी में आपको कई सारे केस स्टडी टाइप क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो ये सारा कुछ आपको बेस्ट क्वालिटी में अवेलेबल है एट ए वेरी लो प्राइस। तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं, और ये मिलेंगे कहाँ पे? हमारी ऐप के थ्रू या हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ एंड देन यू कैन जस्ट योर सेल्फ सी द रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या रहेगा ये आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। इनफैक्ट हमारा जो चैप्टर है नंबर 1 उसका टाइटल भी ऑलमोस्ट यही है, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। सो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप में बैंक क्या होता है ये ऑलरेडी हमने अंडरस्टैंड कर लिया है अभी तक जो डिस्कस किया। कस्टमर क्या होता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, अब हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। कस्टमर की रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करने के लिए ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बैंक कस्टमर को किसी लॉ में, किसी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। तो ट्रेडिशनली यही पोजीशन बनती है कि बैंकिंग कस्टमर को
लॉ ने कहीं डिफाइन नहीं किया है। नौ, एक जनरल डेफिनेशन है कस्टमर की। ए पर्सन हु हैज एन अकाउंट इन ए बैंक इज कंसिडर्ड एज ए कस्टमर। कोई भी पर्सन जिसका बैंक में अकाउंट है तो उसको हम बैंक कस्टमर कंसिडर करेंगे। लेकिन जो करंट डेफिनेशंस हैं वो KYC का डेफिनेशन हो, वो प्रिवेंशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का डेफिनेशन हो, उसमें केवल वो पर्सन्स नहीं जिनका अकाउंट है वही केवल हमारे कस्टमर्स होंगे। इसके अलावा वो पर्सन्स भी जिनका अकाउंट नहीं है लेकिन वो कुछ और कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो उनको भी हम कंसिडर करेंगे कस्टमर्स। तो यहाँ पे एक बहुत पुराना डेफिनेशन है सर जॉन पेजेट्स का। उन्होंने क्या कहा, टू कॉन्स्टिट्यूट ए कस्टमर देयर मस्ट बी सम रिकॉग्नाइजेबल कोर्स और हैबिट ऑफ डीलिंग विद द नेचर ऑफ रेगुलर बैंकिंग बिजनेस। तो उन्होंने ये डेफिनेशन दी, 200-250 साल पुराना ये डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू हिम कस्टमर हम किसको कहेंगे? सो कोई भी पर्सन जो डील कर रहा है रेगुलर बैंकिंग बिजनेस के साथ, जो डील कर रहा है, हैबिट ऑफ डीलिंग है, यानी ही इज इन द हैबिट ऑफ डीलिंग विद रेगुलर बैंकिंग बिजनेस, तो उसको हम कस्टमर कहेंगे। तो दिस मीन यहाँ पे टाइम एलिमेंट भी साथ में है। तो पहला, he is dealing with the bank, and not only dealing, he has the habit of dealing or course of dealing with the bank। इसी तरह से डॉक्टर हार्ट का डेफिनेशन है। डॉक्टर हार्ट के मुताबिक एक कस्टमर इज वन हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक और फ्रॉम हुम बैंकर हैबिचुअली अंडरटेक टू एक्ट एज सच। तो इसमें हम कस्टमर किसको कहेंगे? जिसका अकाउंट हो बैंक के अंदर और जिसके लिए बैंक हैबिचुअली अंडरटेक करते हैं सम एक्शंस, तो उनको हम कस्टमर्स कहेंगे। लेकिन अब हम चलते हैं जो हमारी मॉडर्न डेफिनेशंस हैं। तो जो डेफिनेशन अभी हमने देखी वो ओल्ड डेफिनेशन है। नो सर्कमस्टांसेस हैव चेंज्ड नाउ। तो चेंज सर्कमस्टांसेस में नए रिस्क आ गए, नई एक्टिविटीज आ गई। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम KYC में कस्टमर कैसे डिफाइन करते हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो हु इज कस्टमर अकॉर्डिंग टू KYC? ए पर्सन और एंटिटी विच मेंटेन्स एन अकाउंट and or has business relationship with bank or conducts a transaction with बैंक। तो कोई भी पर्सन, तो पर्सन मीन्स इंडिविजुअल और उसके साथ कौन आ गया? एंटिटी। सो एंटिटी जैसे कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, ट्रस्ट हो सकते हैं, ये एंटिटीज हैं। तो कोई भी पर्सन और एंटिटी अगर वो मेंटेन करती है अकाउंट और या उसकी बिजनेस रिलेशनशिप है विद ए बैंक या वो कंडक्ट करती है ट्रांजैक्शंस विद द बैंक। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन डिमांड ड्राफ्ट लेता है या रिमिटेंसेस करवाता है अदरवाइज, तो उसको भी इस डेफिनेशन में कवर कर लिया गया है। ए पर्सन ऑन हुज बिहाफ अकाउंट इज मेंटेन्ड और ट्रांजैक्शन इज कंडक्टेड। तो कोई भी पर्सन, ये दूसरा पार्ट है, कोई भी पर्सन जिसके लिए वो अकाउंट मेंटेन होता है या जिसके बिहाफ के ऊपर वो ट्रांजैक्शन कंडक्ट की जाती है, तो उसको हम कहते हैं बेनिफिशियल ओनर। तो वो बेनिफिशियल ओनर भी हमारा कस्टमर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, फादर ने अकाउंट ओपन किया माइनर के नाम से, सो इस केस में हु विल बी द कस्टमर? फादर कस्टमर होगा, माइनर कस्टमर होगा या दोनों ही कस्टमर्स होंगे? अगर हम इस पार्ट को देखें तो इसमें बेनिफिशियल ओनर कौन है? तो बेनिफिशियल ओनर है माइनर। तो इन दिस केस माइनर विल बी आवर कस्टमर। नाउ अगर हम देखें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन FA, बेनिफिशियल ओनर कौन कहलवाता है? हु इज बेनिफिशियल ओनर ऑफ एन ट्रांजैक्शन? An individual who ultimately owns or controls a client of a reporting entity।
तो जो पर्सन अल्टीमेटली या तो ओन करता है या कंट्रोल करता है उस क्लाइंट को, उस बिजनेस को रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ, और पर्सन हुज बिहाफ ट्रांजैक्शन इज बीइंग कंडक्टेड, या वो पर्सन जिसके बिहाफ के ऊपर, जिसके लिए वो ट्रांजैक्शन कंडक्ट हो रही है, includes a person who exercise ultimate effective control over a jurisdictional person. jurisdictional person क्या होते हैं? सो कंपनी को हम कहते हैं jurisdictional person. तो अगर किसी कंपनी को कंट्रोल करता है मिस्टर एक्स, तो बेनिफिशियल ओनर हम एक्स को कहेंगे। अगर किसी कंपनी का ओनर है मिस्टर वाई, तो वाई को हम बेनिफिशियल ओनर कहेंगे। सो कोई भी पर्सन जो उसको कंट्रोल करता हो या उसको ओन करता हो, तो उनको हम कहेंगे बेनिफिशियल ओनर। और किसी भी ट्रांजैक्शन का अगर कोई पर्सन बेनिफिशियल ओनर है तो वो हमारा कस्टमर बन जाएगा। देखिए कितनी डिटेल में ये इंफॉर्मेशन छोटी छोटी प्रोवाइड की गई है। इसीलिए इस क्लास को हम जो है कंसेप्ट बिल्डिंग क्लास या बेसिक बिल्डिंग क्लास है आपकी ये। तो अगर आपने चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर आगे जाके आपकी डिफिकल्टी नहीं आने वाली। Now, beneficiaries of transaction conducted by professionals, intermediaries such as stockbrokers, chartered accountants, solicitors, etc., as permitted by law, so they are also our customers. अब इसको भी ध्यान से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंडक्ट करते हैं प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज, जैसे स्टॉक ब्रोकर्स कंडक्ट करते हैं ट्रांजैक्शन को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनको कंडक्ट करते हैं, उनको सॉलिसिटर्स मींस एडवोकेट्स कंडक्ट करते हैं, जो लॉ में परमिटेड हैं, तो उन ट्रांजैक्शन के जो बेनिफिशरीज होंगे उनको भी हम कस्टमर्स मानेंगे। Any person or entity connected with the financial transaction which can pose a significant reputational or risk to the bank, say wire transfer, issue of high value demand draft as a single transaction. इसके अलावा हम किनको कस्टमर मानेंगे? कोई भी ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कोई भी इंडिविजुअल करता है या कोई एंटिटी करता है, जो बैंक के लिए एक बड़े रिस्क का या रेपुटेशन रिस्क का कारण बन सकती हैं, जैसे वायर ट्रांसफर्स हैं या हाई वैल्यू के डिमांड ड्राफ्ट्स हैं, या इवन हम आरटीजीएस को ले सकते हैं, एनईएफटी को ले सकते हैं। तो अगर ये लार्ज अमाउंट की सिंगल ट्रांजैक्शंस हों तो उनको भी हम कस्टमर कंसिडर करेंगे। तो ब्रॉडली हमने यहाँ पे देखा कस्टमर को हम दो कैटेगरी में सेग्रीगेट कर रहे हैं। एक वो कस्टमर जो अकाउंट होल्डर कस्टमर्स हैं, तो इनको हम कहते हैं अकाउंट रिलेशनशिप कस्टमर्स, और दूसरे जो अकाउंट होल्डर नहीं है, सो ये हैं हमारे नॉन अकाउंट होल्डर कस्टमर्स। सो इनको हम वॉक इन कस्टमर भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, वॉक इन कस्टमर्स हम किनको कहेंगे? वो कस्टमर्स जो हमारे अकाउंट होल्डर्स नहीं हैं बट स्टिल वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं, जैसे डीडी लेना, जैसे एनईएफटी करना। तो ये वो सारी ट्रांजैक्शन है जो नॉन अकाउंट ट्रांजैक्शंस की कैटेगरी में भी आ जाती हैं। A customer of a bank need not necessarily be a natural person. अब यहाँ पे केवल क्लैरिफिकेशन है। सो बैंक का कस्टमर होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन नेचुरल पर्सन हो। वो फर्म भी हो सकती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, कोई और सेपरेट लीगल एंटिटी हो सकती है, जैसे पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ फर्म, तो वो भी हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं। तो ये जो बाकी पर्सन है अदर देन नेचुरल पर्सन्स, इनको हम कहते हैं जुरिडिशियल पर्सन्स, जुरिडिकल पर्सन्स, या आर्टिफिशियल पर्सन्स भी हम इनको कहते हैं। ये लीगल पर्सन्स भी कहलाते हैं, इनको लॉ पर्सन के तौर के ऊपर मानता है।
देखिए, कस्टमर के बारे में जो हम सिंपल सी बातें जानते हैं, तो अब इस पूरी स्लाइड को करने के बाद और कितनी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कस्टमर से रिलेटेड हैं और यहीं से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए अब हम चलेंगे अगले पार्ट के ऊपर। एक बात और भी है, explanation to section 45Z for Banking Regulation Act clarifies customer includes government department and corporation। तो केवल यही लोग नहीं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कॉरपोरेशंस जो लॉ में इनकॉर्पोरेटेड हैं उनको भी हम कस्टमर की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। तो बहुत कुछ हमने डिस्कस किया, तो देखिए ये सारा कुछ हमें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो इसके लिए हम ये क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर आपने ठीक से सब कुछ अंडरस्टैंड कर लिया है तो इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें। जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना माइंड एप्लीकेशन बनेगा, जितना माइंड एप्लीकेशन बनेगा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, जितनी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी देर तक रिकॉल कर पाएंगे, जितना देर तक रिकॉल पर पाएंगे पेपर के अंदर वही क्वेश्चन अगर पूछा गया तो क्विकली उसको सॉल्व कर देंगे। तो पूरा लिंक है इसका। According to section 7 subsection 1 of Banking Regulation Act, which of the following entities prohibited from using the word banker, banking and banking company? कौन सी वो एंटिटीज हैं जो इन वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते? मनी लेंडर्स, इंडिविजुअल्स, कंपनीज अदर देन बैंकिंग कंपनीज, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन लोग हैं जो वर्ड बैंकर, बैंकिंग, बैंकिंग कंपनी अपने नाम के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं? तो दीज आर ऑल, ये सारे के सारे हैं। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड, किसके ऊपर रोक है? सो मनी लेंडर्स के ऊपर रोक है, इंडिविजुअल भी यूज नहीं कर सकते, कंपनी जो अदर देन बैंकिंग कंपनीज हैं वो भी यूज नहीं कर सकते। तो आंसर हमारा कौन सा बनेगा? ऑल द अबव। तो ये तो आंसर हमारा गलत आंसर है, तो ऑप्शन हमारा बनना चाहिए डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन केस ऑफ के चेटियर वर्सेस आर चेटियर, मद्रास हाई कोर्ट, व्हाट इज की डिस्टिंक्शन बिटवीन मनी लेंडर एंड द बैंकर? सो इस केस के अंदर एक की डिस्टिंक्शन पाई थी कोर्ट ने मनी लेंडर के बीच में और बैंकर के बीच में। वो की डिस्टिंक्शन क्या थी? जो हमने रीड किया उसी के बेसिस के ऊपर आंसर देना है। मनी लेंडर्स कैन लेंड मनी ऑफ देयर कस्टमर्स, मनी लेंडर्स लेंड देयर ओन मनी, banker lend money to individuals only, banker lend money of their customers deposits। तो हमने बताना है की डिस्टिंक्शन मनी लेंडर और बैंकर के बीच में क्या है। व्हाट इज की डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू? इन दोनों के बीच में की डिस्टिंक्शन क्या है? सो की डिस्टिंक्शन केवल बी नहीं है, मनी लेंडर्स अपना मनी लेंड करते हैं और बैंकर वो भी मनी लेंड करते हैं अपने कस्टमर्स का। तो दोनों के अंदर डिस्टिंक्शन जो है वो कंप्लीट बी एंड डी ये दो ऑप्शन से होती है। तो इंस्टेड ऑफ आंसरिंग ओनली बी हमारा एग्जैक्ट आंसर बनेगा बी एंड डी, बिकॉज बी के अंदर मनी लेंडर अपना पैसा लेंड करते हैं और डी में बैंकर अपना पैसा नहीं अपने कस्टमर का जो डिपॉजिट है उसको वो लेंड करते हैं। According to decision in Mahalakshmi Bank Limited versus Registrar of Companies, which activity is essential for a company to be considered as a banking company? इस डिसीजन के मुताबिक कौन सी एक्टिविटी असेंशियल है जो कंपनी को करनी है ताकि हम उसको बैंकिंग कंपनी कहें? ग्रांटिंग लोन्स टू पब्लिक, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। हमने बताना है इसमें असेंशियल पार्ट, एसेंशियल एक्टिविटी कौन सी है ताकि हम उसको बैंकिंग कंपनी कंसिडर कर सकें। तो देखिए कौन सा आंसर बनता है इसके लिए। फ्रेंड इसके लिए आंसर हमारा बनता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, नो ग्रांटिंग लोन्स टू पब्लिक। तो ये तो काफ़ी नहीं है क्योंकि लोन्स के साथ इन्वेस्टमेंट भी है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कैन बैंक्स कैरी आउट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट?
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की जो सेक्शन 6 है उसके मुताबिक इनमें किस एक्टिविटी को बैंक्स कंडक्ट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन को कंडक्ट कर सकते हैं स्ट्रिक्टली अंडर सेक्शन 6। बिल्स के डिस्काउंटिंग को, चेक्स एंड बिल्स के कलेक्शन को, रिमिटेंसेस को, या ऑल दी अबव। तो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आपको लगती हैं विच बैंक्स कैन कंडक्ट अंडर सेक्शन 6 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट? सो इनमें ट्रांजैक्शंस हैं सारी की सारी, वो बिलों को डिस्काउंट भी कर सकते हैं, चेक्स का या बिल्स का वो डिस्काउंटिंग कलेक्शन भी कर सकते हैं, रिमिटेंस की सर्विसेज भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं। Which of the following is not listed as a transaction which banks can carry out under section 6 Banking Regulation Act? Banking Regulation Act section 6 में हमने कुछ ट्रांजैक्शन की लिस्ट देखी थी, हमने बतानी है इनमें से कौन सी उस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। So which is not listed as a transaction? Conducting foreign exchange business, conducting government transactions, issue of letter of credit and guarantees, प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। तो उनमें हमने कौन सी एक्टिविटी नोट की थी? विच इज नॉट पार्ट ऑफ दैट सेक्शन 6। सो वहां पे जो हमने नोट की थी दैट वाज प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस। तो ये मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी का पार्ट है। सो दिस इज फॉल्स अंडर मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज, और यही हमारा आंसर है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, हु इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग द वर्ड बैंकर, बैंकिंग, बैंकिंग कंपनी। तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है, तो हम इसको छोड़ सकते हैं। तो इसमें कंपनीज अदर देन बैंकिंग कंपनीज, तो वो यूज नहीं कर सकते। मनी लेंडर्स यूज नहीं कर सकते। इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ये नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी हमारा अकेले आंसर नहीं बनता, तो इसमें ए, बी एंड सी ये तीनों ही हमारे आंसर्स बन जाते हैं। हु इज कंसिडर्ड ए कस्टमर ऑफ ए बैंक अकॉर्डिंग टू सर जॉन पेजेट्स डेफिनेशन? इनकी डेफिनेशन के मुताबिक हम किसको कहेंगे कस्टमर? Any person or entity connected with a financial transaction. B. An individual who ultimately owns or controls a client. C. A person who has an account with a bank or for whom banker habitually undertakes an act. D. A person or entity which maintains an account and has a business relationship with the bank. तो हमने बताना है यहाँ पे सर जॉन पेजेट की जो डेफिनेशन है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उस डेफिनेशन को फुलफिल करती है? सो इट इज नॉट ए, इट इज नॉट बी, इट इज नॉट डी, इट इज ओनली सी। अकाउंट हो जिसके लिए बैंकर हैबिचुअली अंडरटेक करते हैं सम एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू KYC गाइडलाइंस रिक्वायरमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ कस्टमर? KYC के मुताबिक किसको हम कहेंगे कि वो कस्टमर है? ए फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, एनी अदर सेपरेट लीगल एंटिटी, ए पर्सन, एंटिटी कनेक्टेड विद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पोजिंग रिस्क टू द बैंक, ए कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर एनी लॉ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सेक्शन 2 सेक्शन 5A। तो रिक्वायरमेंट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ अ कस्टमर? कस्टमर की डेफिनेशन में इनको किसको इंक्लूड करेंगे? सो एनी पर्सन और एंटिटी कनेक्टेड विद ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो रिस्क पोज करती है। सो किसी भी पर्सन का हमारे पास अकाउंट हो या वो ऐसी कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है जो बैंक के लिए रिस्क पोज करती है, तो उसको हम कहेंगे बैंक कस्टमर। Under explanation to section 45Z of Banking Regulation Act, which entities are explicitly mentioned as included in definition of customer? इस सेक्शन में कुछ स्पेसिफिक एंटिटीज हैं जिनका नाम लिखा हुआ है कि उनको भी हम कस्टमर में लेंगे। वो एंटिटीज कौन सी हैं? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ओनली, कॉरपोरेशंस इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर एनी लॉ ओनली,
firms, joint stock companies and societies only, government department and corporation incorporated by any law। तो इनमें से कौन सी हमारी ऑप्शन करेक्ट बनती है फॉर क्वेश्चन नंबर 3? So which option is most appropriate for question number 3? सो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारी जो एक्टिविटी बनती है, एंटिटी जो बनती है, वो है डी, जो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी और कॉर्पोरेशंस कॉर्पोरेटेड बाय और अंडर सम लॉ। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हार्ट्स डेफिनेशन, व्हाट क्वालिफाइज एन इंडिविजुअल एज ए कस्टमर ऑफ द बैंक? इनकी डेफिनेशन के मुताबिक कौन से वो इंडिविजुअल हैं जिसको हम बैंक का कस्टमर कहेंगे? Any person or entity connected with a financial transaction, an individual who ultimately owns or controls a client, a person who has an account with a bank and for whom banker habitually undertakes to act, beneficiaries of transaction conducted by professional intermediaries। So which transaction we are talking here according to Dr. Hart's definition? तो इट इज ऑप्शन सी, ए पर्सन हु हैज एन अकाउंट विद ए बैंक एंड फॉर हुम ए बैंकर हैबिचुअली अंडरटेक्स टू एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था उसकी ओर एक बार हम फिर से जाएंगे। सर जॉन पेजेट्स की जो डेफिनेशन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फुलफिल करती है? तो मैंने आंसर आपको बताया था कि दिस सी ऑप्शन उसको फुलफिल करती है, लेकिन ये सी ऑप्शन, ये आंसर डॉक्टर हार्ट की डेफिनेशन के अंदर है, नॉट पेजेट की। सो पेजेट की डेफिनेशन में इनमें से कोई भी पार्ट कंप्लीट नहीं करता है। सो इनमें से हमारा आंसर यहां पे आएगा नन ऑफ अबव। तो इसको हमने ध्यान में रख लेना है। सो इनकी जो डेफिनेशन है वो अलग है और डॉक्टर हार्ट की, इट इज नॉट डॉक्टर हार्ड, सो इट इज डॉक्टर हार्ट। तो इनकी डेफिनेशन अलग है। तो चलिए वापस आ जाते हैं उसी क्वेश्चन के ऊपर। सो डॉक्टर हार्ट की जो डेफिनेशन है वो ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन आंसर बनता है। तो दिस इज अ करेक्ट। अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन FA, हु इज कंसिडर्ड बेनिफिशियल ओनर? किसको कंसिडर किया जाएगा बेनिफिशियल ओनर? एनी पर्सन और एंटिटी कनेक्टेड विद ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एन इंडिविजुअल हु इज अल्टीमेटली ओन्स और कंट्रोल्स ए क्लाइंट, ए पर्सन हु हैज एन अकाउंट विद बैंक एंड फॉर हुम बैंकर हैबिचुअली अंडरटेक्स एक्ट, बेनिफिशियरी ऑफ ट्रांजैक्शन कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज। तो हमने बताना है सेक्शन 2 सबसेक्शन F प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में क्या लिखा है बेनिफिशियल ओनर के बारे में। तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है, सो दैट एक्सप्लेन्स दिस सेक्शन, ए पर्सन हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक, सॉरी नॉट सेक्शन, नॉट सी। तो इसके लिए हमारी ऑप्शन बनती है बी, एन इंडिविजुअल जो अल्टीमेटली ओन करता है या कंट्रोल करता है एक क्लाइंट को, जैसे किसी कंपनी को कोई पर्सन कंट्रोल करता है या ओन करता है, तो उसको हम कहेंगे बेनिफिशियल ओनर अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ KYC रिक्वायरमेंट, व्हाट डज कस्टमर इंक्लूड? जब हम पेबल बात करते हैं प्योरली KYC की, तो KYC में कस्टमर किसको इंक्लूड करेंगे? ओनली नेचुरल पर्सन्स, एंटिटीज विद हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन ओनली दोज मेंटेनिंग अकाउंट विद द बैंक, या पर्सन्स और एंटिटीज मेंटेनिंग अकाउंट और हैविंग बिजनेस रिलेशनशिप और कंडक्टिंग ट्रांजैक्शंस विद द बैंक। तो किसको कहेंगे कस्टमर हम अकॉर्डिंग टू KYC रिक्वायरमेंट? क्वेश्चन नंबर 6। सो कौन सा आपको लगता है कि वो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है? तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बनता है ऑप्शन डी। सो कोई भी पर्सन या कोई भी एंटिटी जो हमारे साथ अकाउंट मेंटेन करती है या हमारे साथ उसका बिजनेस रिलेशनशिप है या बैंक में वो ट्रांजैक्शंस को अंडरटेक करती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे
डिपॉजिट अकाउंट होल्डर, इनके साथ हमारा रिलेशनशिप क्या है। तो अभी तक हम कस्टमर के बारे में जनरल बातचीत कर रहे थे। पहले हमने बैंकर क्या है वो देखा, उसके क्वेश्चंस किए। उसके बाद हमने कस्टमर क्या है उसके क्वेश्चंस किए। अब हम बात करेंगे उनकी रिलेशनशिप की। तो पहले हम बात करते हैं डिपॉजिट अकाउंट में रिलेशनशिप क्या है। डिपॉजिट अकाउंट में रिलेशनशिप है डेटर एंड क्रेडिटर की। सो बैंक इसके अंदर डेटर है एंड कस्टमर उसके अंदर क्रेडिटर है। नाउ व्हेन ए कस्टमर डिपॉजिट मनी विद हिज बैंक, सो जब बैंक में कस्टमर डिपॉजिट करवाता है मनी, द कस्टमर बिकम्स ए लेंडर, तो कस्टमर पैसा बैंक को दे रहा होता है तो वो लेंडर बन जाता है। एंड बैंक बिकम्स ए बोरर, तो बैंक उस केस में बोरर्स बन जाता है। मनी हैंडेड ओवर टू बैंक इज ए डेट, वो जो डिपॉजिट कस्टमर के द्वारा बैंक में किया गया वो लोन है। हम उसको डिपॉजिट जरूर बोलते हैं टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द नॉर्मल लोन, लेकिन वो डेट है। सो डेट मीन्स वो पैसा बैंकर ने वापस देना है कस्टमर को। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि वो डेट है मनी, इसलिए बैंक को हम कहते हैं डेटर मीन्स देनदार, और कस्टमर को कहते हैं हम क्रेडिटर यानी लेनदार। इस रिलेशनशिप के मेन फीचर क्या क्या हैं, इनको लेकर के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मेन फीचर्स हैं, कस्टमर शुड मेक डिमांड फॉर पेमेंट, कस्टमर को जब भी पैसा वापस चाहिए तो कस्टमर को डिमांड करना पड़ेगा कि मुझे पैसा दीजिए। डिमांड शुड बी इन राइटिंग, सो जो डिमांड आएगी वो राइटिंग में आएगी। और राइटिंग में वो कैसे आएगी, चेक के थ्रू आ सकती है, ड्राफ्ट लेने के थ्रू आ सकती है, विड्रॉल फॉर्म की फॉर्म में आ सकती है, कोई ऑर्डर हो सकता है या अदरवाइज हो सकता है, यानी जैसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। और वो कब होना चाहिए, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स होना चाहिए। सो वर्किंग आवर्स किसके, बैंक के वर्किंग आवर्स। थर्ड उसकी मेन फीचर क्या है, कस्टमर डज नॉट हैव एनी सिक्योरिटी फ्रॉम द बैंक, तो ये जो डिपॉजिट बैंक को दिया गया तो इसके लिए बैंक उसको किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं देता, इसीलिए बैंक डिपॉजिट क्या होता है, बैंक डिपॉजिट होता है एक अनसिक्योर्ड लोन। सो बैंक डिपॉजिट इज अनसिक्योर्ड लोन बिकॉज बैंक डज नॉट ऑफर एनी सिक्योरिटी टू द कस्टमर। लॉ ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट्स फ्रॉम टाइम डिमांड हैज बीन मेड फॉर रीपेमेंट, अगर बैंक पेमेंट नहीं करता तो कस्टमर जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट में जाने के लिए उसके पास एक लिमिटेड टाइम अवेलेबल होता है, उस लिमिटेड टाइम को हम कहते हैं लिमिटेशन का पीरियड। सो लिमिटेशन का ये पीरियड यानी वो पीरियड जिस दौरान कस्टमर कोर्ट में जा सकता है, कब से शुरू होता है, जब कस्टमर पैसा डिमांड करता है फॉर पेमेंट। तो वो चाहे सेविंग बैंक अकाउंट हो, चाहे करंट अकाउंट हो, चाहे एफडी अकाउंट हो या आरडी अकाउंट हो, सो जब पैसा डिमांड किया जाएगा सो तब से वो लिमिटेशन का पीरियड स्टार्ट होता है कोर्ट में जाने के लिए। तो ये तो रिलेशनशिप थी डिपॉजिट अकाउंट में। अब रिलेशनशिप हम देखेंगे लोन अकाउंट में रिलेशनशिप। लोन अकाउंट में ये रिलेशनशिप बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन का रिलेशनशिप है। सो अगर डिपॉजिट में डेटर क्रेडिटर है तो लोन अकाउंट में क्रेडिटर डेटर होगा, यानी इसके अंदर जो बैंक है वो रहेगा हमारा क्रेडिटर और जो कस्टमर है तो वो रहेगा डेटर। सो व्हेन बैंक लेंड्स मनी टू द कस्टमर, कस्टमर इज बोरर मींस कस्टमर है डेटर एंड बैंक इज लेंडर यानी बैंक इज क्रेडिटर। सो व्हेन मनी इज लेंट टू द कस्टमर, customer becomes a debtor and bank becomes a creditor. Borrower executes documents and offers security to the bank before using the credit facility. तो जब बैंक डिपॉजिट लेता है तो बैंक कोई सिक्योरिटी नहीं देता, लेकिन जब बोरर लोन लेता है, कस्टमर लैंड करता है तो बैंक डॉक्यूमेंट लेने के साथ साथ सिक्योरिटी भी लेता है ताकि उस क्रेडिट फैसिलिटी को यूज किया जा सके। सो दिस इज द रिलेशनशिप। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वो ये है कि अगर डिपॉजिट अकाउंट टेम्परेरी बेसिस के ऊपर ओवरड्रॉ हो जाता है, जैसे हम पर्सनल ओवरड्राफ्ट देते हैं,
सो जो पर्सनल ओवरड्राफ्ट होगा, तो अगर बैलेंस उसमें डेबिट है तो डिपॉजिट अकाउंट नहीं रहता, डिपॉजिट अकाउंट बन जाता है लोन। तो उस केस में ये रिलेशनशिप लोन वाली बन जाएगी। किस केस में? जब ओवर ड्रॉइंग हो अकाउंट के अंदर, यानी डिपॉजिट अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस है। इसी तरह से ही अगर लोन अकाउंट जैसे कैश क्रेडिट अकाउंट है, तो अगर वो क्रेडिट में आ जाता है तो उस समय रिलेशनशिप जो है सो दैट विल बी दैट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। तो उस समय बैलेंस आउटस्टैंड क्या करता है, उस बेसिस के ऊपर वो रिलेशनशिप को डिटरमिन किया जाएगा। तो आई होप यहाँ तक जो कुछ भी हमने डिस्कस किया, एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड, आज के इस सेशन के साथ आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, वहां से सूटेबली हम आपके क्वेश्चन को आंसर कर देंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे आप उसे मेल कर देंगे। अगर ये सेशन आपको यूजफुल नहीं लगा तो इसको डिसलाइक जरूर करें, लेकिन अगर ये यूजफुल लगा है तो फिर इसे लाइक करने में संकोच मत करें। अगर 1 घंटे से ज़्यादा आपने कुछ सीखा है और वो आपको यूजफुल लगा है तो फिर लाइक करने में संकोच मत करें। इट विल टेक ओनली 5 to 6 सेकेंड्स। और हो सके तो इसको आप शेयर कर दीजिए, इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। जब आप किसी सेशन को लाइक करते हैं तो YouTube उस लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिखाने की कोशिश कर रहा है, यानी आपका लाइक करना इट कैन बेनिफिट मैनी मोर स्टूडेंट्स। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिल रहे होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिले और आप किसी भी क्लास को मिस ना करें, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वो भी बेल आइकन के साथ। तो कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए आज की क्लास को अब हम वाइंड अप करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।